नमस्कार प्यारे बच्चों, वेलकम टू द लर्निंग ज़ोन। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। नमस्कार प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम नई एनसीईआरटी कक्षा 5 की हिंदी पाठ्य पुस्तक वीणा के पाठ 2 को पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है न्याय की कुर्सी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम एक बहुत ही रोचक कहानी पढ़ने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक आप पहले ही जान चुके हैं, वो है न्याय की कुर्सी। ठीक है, ये कहानी बच्चों उज्जैन की एक प्राचीन नगरी और राजा विक्रमादित्य के समय से जुड़ी हुई है। अगर आप नहीं जानते कि उज्जैन कहाँ है, कि मैं आपको बता देती हूँ। ये भारत के दिल कहा जाने वाला राज्य है, जो कि है मध्य प्रदेश। वहाँ का एक प्राचीन और ऐतिहासिक नगर है। वहीं से संबंधित है राजा विक्रमादित्य, जो कि एक समय पर वहाँ के महाराजा थे। तो उन्हीं के समय से जुड़ी हुई ये कहानी आज हम पढ़ेंगे, और इस कहानी में हम जानेंगे कि कैसे एक साधारण सी कुर्सी में छिपा था न्याय और सच्चाई का रहस्य। तो बच्चों, इस कहानी से हम क्या सीखेंगे कि न्याय करने के लिए केवल हमें शक्ति और पद ही जरूरी नहीं है, बल्कि न्याय करने के लिए हमारे अंदर सच्चाई, ईमानदारी और निष्कलंकता का जीवन होना भी आवश्यक है। जब तक हम स्वयं ईमानदार ना हो, तब तक हम न्याय करने के लायक नहीं है। ये कहानी हमें यही समझाती है। तो चलिए कहानी को पढ़ते हैं और जानते हैं इस कहानी में क्या क्या बताया गया है। उज्जैन की प्राचीन और ऐतिहासिक नगरी के बाहर एक लंबा चौड़ा मैदान था। तो अभी मैंने आपको बताया कि उज्जैन कहाँ है बच्चों, मध्य प्रदेश यानी एमपी में एक जगह का नाम है उज्जैन, और वहां के राजा थे विक्रमादित्य। तो उसी समय से ये कहानी प्रचलित है। तो उज्जैन की प्राचीन यानी पुरानी और ऐतिहासिक नगरी के बाहर एक क्या था, लंबा चौड़ा मैदान था। यहाँ वहां टीले थे। टीले क्या होते हैं? टीले बच्चों मिट्टी का ऊंचा सा ढेर होता है, टीला। ठीक है, जहां पर बहुत सारी मिट्टी ऐसे ऊंचाई में इकट्ठी हो जाए, उसे हम कहते हैं टीला। तो एक दिन लड़कों का एक झुंड वहां खेल रहा था। अब जैसे बच्चे ग्रुप बनाकर खेलते हैं, तो वैसे ही लड़कों का झुंड यानी ग्रुप, तो वो बहुत सारे बच्चे वहां पर खेल रहे थे। तो क्या हुआ, एक लड़का कूदता भागता एक टीले पर चढ़ गया। जैसा कि मैंने बताया कि टीला क्या है, मिट्टी का ढेर। तो उस मिट्टी के ढेर पर लड़का कूदते हुए जाकर चढ़ गया। अचानक वह ठोकर खाकर गिर पड़ा। अचानक से वो गिरता है और उसने इधर उधर देखा कि किस चीज से उसे ठोकर लगी है। तो उसको एक बड़े से चिकने पत्थर के अलावा कुछ नहीं दिखा। तो उसने क्या देखा कि उसे ठोकर लगी है एक बड़े चिकने पत्थर से। वह उठकर गया और अपने मित्रों को बुलाकर वह शिला दिखाई। शिला यानी वही पत्थर। तो पत्थर को ही हम क्या कहते हैं, शिला यानी चट्टान। तो वो लड़का उठा और उसने अपने फ्रेंड्स को दिखाया वो बड़ा सा पत्थर। फिर शान से उस पर बैठकर बोला, यह सिंहासन है मेरा। शान से यानी गर्व से वो उस पत्थर पर बैठा और बोलता है कि ये मेरा सिंहासन है। तो सिंहासन क्या होता है बच्चों, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। इसमें पहला शब्द है सिंह और दूसरा शब्द क्या है, आसन। तो सिंह जमा आसन। तो देखिए, सिंह से हमारे यहाँ पर क्या मतलब है, जैसे जंगल में जो शेर होता है बहुत ही शक्तिशाली होता है यानी, और आसन का क्या अर्थ होता है, उसके बैठने की जगह। तो यानी जो भी शक्तिशाली व्यक्ति के बैठने की जगह होती है, उसे कहा जाता है सिंहासन। पहले के समय में जो राजा महाराजा लोग होते थे, वो किस पर बैठते थे, आसन पर। बड़ी सी उनके पास एक चेयर होती थी, जिसे हम सिंहासन के नाम से जानते हैं। तो किसी शक्तिशाली व्यक्ति के या फिर किसी राजा के बैठने के स्थान को हम सिंहासन कहते हैं। तो वो बच्चा कहता है, मैं राजा हूँ और तुम सब मेरे दरबार। तो ये जो बच्चा है, ये खुद को कहता है कि मैं हूँ राजा और तुम सारे मेरे दरबार के लोग हो। दरबारी कौन होते हैं, जो दरबार में रहते हैं, जिसे हम इंग्लिश में कोर्टियर भी बोलते हैं। तुम अपनी अपनी फरियाद लेकर आओ। अब फरियाद क्या होती है, देखिए, जब भी पहले के समय में हमारे पास कोई कोर्ट वगैरह नहीं होते थे, तो क्या होता था, जब भी किसी प्रजा में किसी व्यक्ति को कोई दुख होता था या कोई तकलीफ होती थी, तो उससे बचने के लिए वो राजा के पास पुकारता था। मतलब राजा को जाकर याद करता था, अपनी शिकायत उसके पास दर्ज करवाता था। तो उसे ही हम कहते हैं फरियाद। तो बच्चा कहता है कि तुम सब एक एक करके अपनी अपनी फरियाद यानी अपनी परेशानी, अपनी दुख की वजह मुझे बताओ, फिर मैं उनका क्या करूंगा, फैसला करूंगा। ठीक है, तो आगे देखिए, दूसरे लड़कों को यह खेल पसंद आया। क्योंकि ये उनके लिए नया खेल था, तो सारे बच्चे उसे खेलने के लिए राजी हो जाते। वे एक एक करके आते और कोई काल्पनिक फरियाद सुनाते। मतलब बच्चे क्या करते गए, एक एक करके प्रजा के लोग बने और कोई काल्पनिक यानी इमेजिनरी कोई शिकायत वो आकर सुनाते थे। काल्पनिक यानी मनगढ़ंत, अपने मन से बनाई हुई।
ठीक है, फरियाद आप जानते ही हैं, कंप्लेंट। तो वो फरियाद सुनाते, फिर क्या करते, गवाह बुलाए जाते, उनकी गवाही ली जाती और उसके बाद राजा बना हुआ लड़का उनसे सवाल करता और फिर अपना फैसला सुनाता। अगर आपने कभी किसी मूवी वगैरह में कोर्ट की जो प्रोसीडिंग्स होती हैं उनको अगर सुना है तो जज क्या करते हैं बच्चों, गवाह बुलाते हैं। गवाह कौन होते हैं, वह व्यक्ति जिसने किसी क्राइम को होते हुए देखा होता है, उसे हम हिंदी में ही साक्षी भी बोलते हैं। साक्षी यानी जो तथ्य को सामने से देखता है, प्रत्यक्षदर्शी होता है उस घटना का, उसे हम कहते हैं साक्षी। तो इस खेल में उन बच्चों को इतना आनंद आया, यानी उन्हें इतना मजा आया कि वे रोज ही ये खेल खेलने लगे। तो क्योंकि एक नया खेल था इसलिए इसे खेलने में उन्हें मजा आने लगा और हर रोज वो इसी खेल को खेलना शुरू करते हैं। शिकायतें सुनी जाती, अपराधी पेश किए जाते, उनके बयान लिए जाते और फिर शिला पर बैठा हुआ लड़का अपना फैसला सुनाता। यानी पूरी जो कोर्ट की प्रोसीडिंग्स होती हैं उन्हें वो बच्चे फॉलो करने लगे। बात इधर उधर फैलने लगी क्योंकि हर रोज वो बच्चे ये कार्रवाई करते थे जैसे कि न्यायालय में होती है। तो ये बात दूर दूर तक लोगों को पता चलने लगी कि कुछ बच्चे ऐसा खेल खेलते हैं। लोग उस लड़के की न्याय बुद्धि की चर्चा करने लगे, मतलब कि जितने भी लोग थे वो उसकी इंसाफ के तरीके, न्याय यानी इंसाफ यानी सही और गलत का फैसला सुनाना कि कौन सही है और कौन गलत है। तो सारे लोग उसी की चर्चा यानी उसी के बारे में बातें करने लगे और कहने लगे कि अवश्य ही उस लड़के में कोई दैवी शक्ति है, यानी उस बच्चे में कोई ईश्वर की शक्ति है, भगवान की शक्ति है कि वो इस तरह की न्याय कर पाता है। फिर क्या होता है कि एक दिन दो किसानों के बीच जमीन को लेकर झगड़ा उठ खड़ा हुआ, क्योंकि किसी भी राज्य में इस तरह के कोई ना कोई विवाद तो चलते ही रहते हैं। तो मामला गंभीर था। टीले वाले लड़के की इतनी चर्चा थी कि वे लोग राजा के दरबार में जाने की बजाय उसी लड़के के पास चले गए, क्योंकि यह लड़का काफी मशहूर हो चुका था उस शहर में। तो लोगों ने सोचा क्यों ना राजा की बजाय हम उसी लड़के के पास चलते हैं अपनी फरियाद लेकर, और उसको अपने झगड़े के बारे में उन्होंने बताया। फिर क्या हुआ कि लड़के ने बड़ी ही गंभीरता से दोनों किसानों के बयान सुने, यानी दोनों ने एक एक करके अपनी बातें लड़के को बताई। उसके बाद उसने जो फैसला दिया उसे सुनकर वे दंग रह गए। दंग यानी हैरान होना, यानी सब लोग आश्चर्यचकित हुए कि इतना छोटा सा बच्चा इस तरह का फैसला कैसे सुना सकता है। उस दिन के बाद से तो नगर के सभी लोग अपनी फरियाद लेकर यहीं आने लगे, यानी जो फैसला लड़के ने किसान की जमीन के बंटवारे को लेकर किया उसके बाद से उसकी और ज्यादा लोकप्रियता बढ़ने लगी और सारे लोग अपनी कंप्लेंट्स, अपने दुख लेकर उसी लड़के के पास आने लगे। राजा के दरबार में तो कोई न जाता, यानी अब कोई राजा के पास जाना ही नहीं चाहता था, सब इसी लड़के के पास न्याय मांगने आते थे। और ऐसा कभी नहीं हुआ कि लड़के के फैसले से उन्हें संतोष न हुआ हो, यानी सभी लोग जो थे वो लड़के द्वारा सुनाए गए फैसले से खुश होते थे, उन्हें उससे तृप्ति मिलती थी। संतोष यानी तृप्ति या फिर खुशी, ठीक है, सेटिस्फाई। तो धीरे धीरे यह बात राजा के कानों तक पहुंची। अब जैसे राजा को पता चला कि ऐसा हो रहा है कि लोग मेरे पास ना आकर उस छोटे से लड़के के पास जाते हैं अपनी फरियाद लेकर, तो उसको बहुत ही क्रोध आया। क्रोध यानी गुस्सा। अब कोई भी राजा अपनी तौहीन बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, तो उसे आया गुस्सा कि लोग मेरे पास क्यों नहीं आ रहे हैं। उसने गरज कर कहा, उस छोकरे की यह मजाल कि अपने को मुझसे अच्छा न्याय करता समझे। मैं इन किस्सों में विश्वास नहीं करता, मैं खुद जाकर देखूंगा। तो राजा को लगा कि उस छोटे से बच्चे की इतनी हिम्मत, मजाल यानी हिम्मत, कि उसकी इतनी हिम्मत कि वो मुझसे अच्छा न्याय करता खुद को समझता है। मैं इन बातों पर विश्वास नहीं करूंगा, मैं तो खुद जाकर देखूंगा कि वहां ऐसा क्या है कि लोग मेरे पास नहीं आकर उस छोटे बच्चे के पास जाते हैं अपनी कंप्लेंट्स लेकर। ऐसा कहकर राजा अपने लाव लश्कर के साथ उस मैदान में पहुंचा जहां लड़के अपना प्रिय खेल खेल रहे थे। अब लाव लश्कर क्या होता है बच्चों? अपनी पूरी सेना लेकर। लाव लश्कर यानी अपनी पूरी सेना को लेकर, अपने साथ भारी जमावड़े को लेकर चलना है। जैसे राजा लोग जो होते थे वो अपने साथ एक बड़े से समूह को लेकर हमेशा चलते थे। तो
उसे लाव लश्कर को लेकर राजा वहां पहुंचा जहां लड़के खेल खेल रहे थे। बड़ी देर तक राजा उनका खेल देखता रहा। राजा ने पहले उन्हें ऑब्जर्व किया, फिर वह स्तंभित यानी हैरान हो गया, आश्चर्यचकित हो गया। ठीक है, ही वॉज अमेज्ड। तो उसने क्या किया, अपने मंत्री से कहा, लड़का सचमुच बहुत बुद्धिमान है, इतनी छोटी उम्र में इतनी बुद्धि का होना आश्चर्य की बात है। यानी ये तो हैरानी की बात है कि इतनी छोटी सी उम्र में ये लड़का इस तरह से न्याय करता है। इसकी न्याय बुद्धि के आगे तो बड़े बड़ों को लोहा मानना पड़ेगा। यानी किसी की श्रेष्ठता से प्रभावित हो जाना। तो उसी समय किसी ने राजा को बताया, लेकिन महाराज ये तो रोज वाला लड़का नहीं है, यानी जो लड़का हमेशा न्याय करता था ये वह लड़का तो नहीं है, वह बीमार हो गया है। इस कारण कोई नया ही लड़का टीले पर बैठा हुआ है। यानी वो लड़का तो बीमार है पर ये कोई दूसरा लड़का है जो आज न्याय कर रहा है। यह तो और भी आश्चर्य की बात है, हो न हो पत्थर की इस कुर्सी में ही कोई चमत्कार है। तो राजा को पता चला कि ये जो कुर्सी है ये कोई आम कुर्सी नहीं है, मैं इसकी जांच करूंगा। यानी वो इसकी जांच करना चाहता था, पता लगाना चाहता था कि इस कुर्सी में ऐसा क्या है जो इतने छोटे बच्चे भी इस पर बैठकर इतनी बड़े बड़े फैसले सुना पा रहे हैं। तो राजा का इशारा पाते ही उस स्थान को खोदकर उस पत्थर को वहां से बाहर निकाला गया और राजा ने देखा कि वह पत्थर नहीं, बहुत ही सुंदर एक सिंहासन था। उस पर बहुत बारीक और खूबसूरत मूर्तियां खुदी हुई थी। उसके चारों पायों पर 4 देवदूतों की मूर्तियां बनी हुई थी। चारों ओर खबर फैल गई। बात ही बात में वहां अच्छी खासी भीड़ जमा हो गई। विद्वान पंडितों ने बताया कि वह कोई ऐसा वैसा सिंहासन नहीं था, सदियों पुराना राजा विक्रमादित्य का सिंहासन था। अब आप सभी अगर जानते होंगे तो राजा विक्रमादित्य अपने न्याय के लिए काफी प्रसिद्ध थे और वो उज्जैन के राजा थे। मैंने आपको पाठ की शुरुआत में भी बताया था। तो ये उन्हीं का सिंहासन था जो कि वहां पर लोगों को मिला। राजा विक्रमादित्य अपने न्याय और विवेक के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। राजा ने आज्ञा दी कि सिंहासन को ले जाकर राज दरबार में रख दिया जाए। उसने कहा, मैं इस पर बैठकर अपनी प्रजा की फरियाद सुनूंगा और उनका फैसला करूंगा। अगले दिन राजा दरबार में आया और सीधे उस सिंहासन की ओर बढ़ा। वह उस पर बैठने ही वाला था कि किसी की आवाज सुनाई, ठहरो। राजा ने रुककर चारों ओर देखा, कोई नजर नहीं आया। वह फिर सिंहासन की ओर बढ़ा। तो राजा सिंहासन की ओर बढ़ता है, फिर उसे इसी प्रकार की आवाज आई, ठहरो। इस बार राजा ने आश्चर्य से देखा, यानी हैरानी से देखा कि सिंहासन के एक पाए पर बनी मूर्ति बोल रही है। तो आप देख सकते हैं कि ये है पाया, सिंहासन का पाया यानी उसका पैर। तो इस पाए पर एक मूर्ति बनी थी जो कि राजा को क्या कहती है, ठहरो, कि तुम इस कुर्सी की तरफ मत बढ़ो, रुको। तो मूर्ति ने कहा, क्या तुम इस सिंहासन पर बैठने योग्य हो? मूर्ति इससे सवाल पूछती है कि क्या तुम इस कुर्सी पर बैठने के लायक, योग्य यानी इस कुर्सी पर बैठने के लायक हो? क्या तुम्हें पूरा विश्वास है कि तुमने कभी चोरी नहीं की है? राजा ने लज्जा से सर झुका लिया। लज्जा यानी बच्चों शर्म। तो राजा को आने लगी शर्म और उसने अपना सिर झुका ली। यह सच है कि हाल में ही मैंने अपने एक दरबारी की जमीन पर कब्जा कर लिया था क्योंकि मैं उससे नाराज हो गया था। तो राजा ने तो कभी चोरी नहीं की, ऐसा नहीं था। उसने हाल ही में एक दरबारी की जमीन पर कब्जा किया था। तब तो तुम इसके योग्य नहीं हो। मूर्ति ने कहा, तुमको 3 दिन तक प्रायश्चित करना होगा, यानी तुमने जो गलती की उसके लिए तुम्हें पछतावा करना होगा। यह कहकर मूर्ति अपने पंख फैलाकर आकाश में उड़ गई। राजा ने 3 दिन तक उपवास किया यानी व्रत किया और प्रार्थना की। चौथे दिन वह फिर दरबार में आया। ज्यों ही यानी जैसे ही वह सिंहासन पर बैठने लगा, दूसरी मूर्ति ने कहा, ठहरो यानी रुको। तुम विश्वास के साथ कह सकते हो कि तुमने कभी झूठ नहीं बोला? फिर से दूसरी मूर्ति बोलती है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुमने कभी झूठ नहीं बोला है अपने जीवन में? राजा सकपकाया। सकपकाना यानी घबरा जाना, किसी झिझक में आ जाना। तो राजा घबरा जाता है क्योंकि झूठ तो उसने किसी दिन
मुसीबत से बचने के लिए कई बार बोला हुआ था। अब राजा फिर से पीछे हट जाता है। दूसरी मूर्ति भी पंख फैलाकर आकाश में उड़ जाती। राजा ने 3 दिन तक फिर उपवास किया और पूजा पाठ भी किया। तीसरी बार वह फिर सिंहासन पर बैठने के लिए आगे बढ़ा। हिचकिचाते हुए वह आगे बढ़ता है। वह बैठने ही वाला था कि तीसरी मूर्ति ने उससे फिर से पूछा, बैठने के पहले यह बताओ कि क्या तुमने कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाई है? क्या तुमने कभी किसी को हर्ट नहीं किया है? तो फिर से तीसरी मूर्ति राजा से पूछती है। राजा पीछे हट गया। तीसरी मूर्ति भी अपने पंख फैलाकर उड़ जाती है। फिर 3 दिन तक उपवास और प्रार्थना करने के बाद राजा सिंहासन की ओर बढ़ता है। उसके पैर लड़खड़ाने लगते हैं। चौथी मूर्ति ने कहा, ठहरो। जो लड़के इस सिंहासन पर बैठते थे वे भोले भाले थे, वो सीधे साधे थे। उनके मन में कलुष नहीं था। कलुष क्या होता है बच्चों? कलुष यानी उनके मन में किसी भी तरह की अपवित्रता नहीं थी। अपवित्रता यानी मन में जो लोगों के मैल होता है उसे ही यहाँ पर कलुष कहा गया है। ठीक है, तो वो जो छोटे बच्चे थे उनके मन में किसी भी तरह की अपवित्रता नहीं थी। वो मन से एकदम पवित्र थे। अगर तुमको विश्वास है कि तुम इस योग्य हो तो इस सिंहासन पर तुम भी बैठ सकते हो। राजा बड़ी देर तक सोचता रहा। फिर उसने मन ही मन में कहा कि अगर एक लड़का इस पर बैठ सकता है तो भला मैं क्यों नहीं बैठ सकता हूँ? मैं तो राजा हूँ। मुझसे ज्यादा धनवान, बलवान और बुद्धिमान भला कौन होगा? मैं अवश्य इस सिंहासन पर बैठने के योग्य हूँ। राजा जो है काफी अधिक विश्वास में था कि वो जो है सच्चा है और न्यायप्रिय है। तो आगे क्या होता है? ऐसा कहकर राजा जो है सिंहासन की ओर दृढ़ कदमों से बढ़ा। लेकिन उसी समय चौथी मूर्ति जो थी वो अपने पंख फैलाती है और सिंहासन समेत आकाश में उड़ जाती है। यानी राजा जो था वो मन से पवित्र नहीं था, इसीलिए वो जो कुर्सी थी वो जाकर आसमान में उड़ जाती है। आप देख सकते हैं किस तरह ये मूर्ति जो है वो कुर्सी को लेकर आसमान में उड़ गई। तो इस पाठ से बच्चों आपने क्या सीखा कि केवल शक्ति और पद से ही हम न्याय करने के योग्य नहीं बनते, बल्कि हमारे अंदर सच्चाई और ईमानदारी होना और मन में अगर हमारे कलुष है यानी अगर हमारा मन जो है अपवित्र है तो हम न्याय करने के योग्य नहीं है। चलिए इस पाठ की एक क्विक समरी मैं आपको बताती हूँ। इस पाठ में हमने क्या क्या जाना कि उज्जैन के मैदान में कुछ लड़कों को खेलते खेलते पत्थर पर बैठकर राजा और दरबारी बनने का जो खेल था वो उनके मन में आया। पर वो जो पत्थर था वो असल में एक अद्भुत सा सिंहासन था। एक दिन जब झगड़ा होता है तो लोग उस लड़के के पास जाते हैं जो कि राजा बनकर बैठा हुआ था। उस बच्चे ने बहुत ही विवेक से, बहुत ही ईमानदारी से उनके झगड़े का न्याय जो है किया। धीरे धीरे जो और भी नगरवासी थे वो अपनी अपनी समस्याएं लेकर उस लड़के के पास आने लगे। तो ये जो खबर थी जब वो राजा तक पहुंची तो राजा को काफी गुस्सा आया और वो स्वयं अपने लोगों के साथ आकर वहां देखता है कि ये जो सिंहासन है ये तो सचमुच अद्भुत सिंहासन है। ये जो सिंहासन था आपको मैंने पाठ में भी बताया, ये राजा विक्रमादित्य का सिंहासन था जो कि अपनी न्याय और बुद्धिमानी के लिए काफी प्रसिद्ध थे। तो राजा ने उस सिंहासन पर बैठने की कोशिश तो की अपने दरबार में उसे लाने के बाद, लेकिन सिंहासन के पाए पर बैठी जो चारों मूर्तियां थी वो एक एक करके राजा के से प्रश्न करने लगी और उसके जो दोष थे, राजा की जो दोष थे उनको सामने लाने लगी। जब तक वह चोरी, झूठ और अन्याय से मुक्त नहीं हो जाता है वह उस पर बैठने के योग्य नहीं था। अंत में राजा जो था वो समझ गया कि सिंहासन पर बैठने के लिए केवल राजा होना ही जरूरी नहीं है, बल्कि निर्दोष, सच्चा और न्यायप्रिय होना भी जरूरी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें और द लर्निंग ज़ोन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।